गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सबों के बीच में अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले विभिन्न सामग्रियों के बारे में, विभिन्न तरह के सामान के बारे में पहचानने का एक तरीका बताऊंगा। हम लोग अगर देखें तो हमारे आसपास बहुत तरह के सामग्री हैं, बहुत तरह के सामान हैं, फल, सब्जियां, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, बहुत तरह की वस्तुएं है। जैसे आप लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि हर एक चीज़ जो है किसी न किसी तरह के सब्सटेंस से बने होते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन सामान को एक और तरीके से क्लासिफाइड किया। उनमें से जो खाद्य पदार्थ थे, जो खाने योग्य थे, उनको उन्होंने चख करके देखा तो उनको पता चला कि कुछ सामान ऐसे हैं जो स्वाद में काफ़ी खट्टे होते हैं। जैसे हम लोग बात करें नींबू की बात करें, संतरा की बात करें, कच्चे अनानास की बात करें, कच्चे आम की बात करें, इमली की बात करें, ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं अगर आप इसको चखेंगे, खाएंगे तो आपको स्वाद में खट्टे लगेंगे। अब बहुत से ऐसे भी सामान हैं जिसको अगर आप खाते हैं या फिर चखते हैं तो आपको वो स्वाद में तीता लगता है। जैसे करेला, बीटर गार्ड, उसके बाद हो गया नीम की पत्तियाँ, उसके बाद हम लोग कॉमन भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं चिरौता, जो कि ब्लड प्यूरीफायर के लिए यूज़ होता है। साथ ही साथ जो है आपका तीता पदार्थ में हो गया मिर्च। ये सभी पदार्थ जो है अगर आप इसको चखेंगे तो आपको तीता लगेगा। और कुछ स्वाद में जो है नमकीन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट का तो स्वाद में नमकीन होता है। अगर हम बात करें पसीने का, भले वो बदबूदार चीज़ है लेकिन वो भी स्वाद में जो है आपका नमकीन होता है। इन सारे पदार्थ को जो है हमारे पूर्वजों ने स्वाद के आधार पर क्लासिफाइड किया और बताया कि हर वो चीज़ जो खाने के बाद जो है स्वाद में खट्टे लगते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं। हर वो चीज़ जो है जिसको अगर हम लोग खाते हैं अगर वो स्वाद में तीता लगता है तो वो आपका बेसिस प्रॉपर्टी का है। और जो खाने के बाद जो है नमकीन स्वाद के होते हैं वो सॉल्ट होते हैं। मतलब आज के टॉपिक्स में हम लोग जो है मूलतः डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में। जैसा कि अभी तुरंत हमने कुछ देर पहले बताया था कि अगर खाने के बाद वो स्वाद में खट्टे लगेंगे तो एसिड है। कोई भी चीज़ अगर स्वाद में खट्टे लगे तो वो एसिड है। अब कौन सा एसिड है? एसिड का एक तरीका तो नहीं है, कितने ही प्रकार के एसिड होते हैं। तो जनरली इसके बारे में ये छोटा मोटा कंसेप्ट रखा जाए कि कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे अगर हम लोग एप्पल को खाते हैं तो उसमें जो खट्टापन होता है वो मैलिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। अगर हम लोग नींबू को खाते हैं या फिर संतरा को खाते हैं जो साइट्रस फ्रूट है, वो जो है साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस के कारण जो है खट्टे स्वाद में होते हैं। इमली में जो है जिसको हम लोग टैमारिंड कहते हैं, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। ग्रेप्स, अंगूर में भी टार्ट्रिक एसिड होता है। लेकिन अगर हम लोग दही खाते हैं या फिर पनीर खाते हैं तो इसमें जो खट्टापन आता है ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो कुल मिलाकर के समझा जाए कि वो चीज़ जो खाने के बाद जो है आपको खट्टा लगे स्वाद में वो एसिड होता है। उसी तरह से बेसिस के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि अगर वो आपको तीता लगे, तीखा लगे तो वो आपका बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। पुनः एक बार मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे बीटर गार्ड हो गया, चिली हो गया, नीम की पत्तियाँ हो गई, ये सभी जो स्वाद में तीता होते हैं, इसलिए बेसिस प्रॉपर्टी का होता है। और जो स्वाद में नमकीन लगे मतलब कॉमन सॉल्ट, वो आपका सॉल्टी प्रॉपर्टी का होता है। लेकिन इन खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी जो है इस संसार में लाखों तरह के सामान हैं। उन सामान को हम लोग खा के तो देख नहीं सकते हैं, उन सामान को हम लोग चख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको चखने के बाद जो है वो हमारे बॉडी में जो है एक हार्मफुल इम्पैक्ट देगा, एक नुकसानदायक प्रभाव देगा। तो उसको हम लोग चख तो सकते नहीं हैं। तो उसके बारे में कैसे बताएं कि वो एसिड है कि बेसिस है कि सॉल्ट है? तो इसमें जो है विभिन्न तरह के वैज्ञानिक ने जो है अनेकानेक तरह के मत दिया। उन लोगों ने उनको भी एसिडिक प्रॉपर्टी में, बेसिक प्रॉपर्टी में या फिर सॉल्टी प्रॉपर्टी में क्लासिफाइड करने के लिए एक नया मापदंड दिया। उसके लिए उसने इस्तेमाल किया इंडिकेटर्स। अब आप पूछेंगे कि इंडिकेटर्स होता क्या है? जैसे एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, घर में बिजली है कि नहीं है इसको जानने के लिए हम लोग स्विच
बल्ब का या फिर पंखे का या फिर एसी का या फिर फ्रिज का दबाए या ना दबाए तो भी हम लोग को पता चल जाता है। आप देखेंगे हम लोग का जो बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड जो होता है, वहाँ पर देखेंगे एक रेड कलर का जलता बुझता रहता है। अगर वो रेड कलर में जल रहा है तो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर नहीं जल रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। मतलब उसमें जल रहे बल्ब को हम लोग देख करके पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। ठीक उसी तरह से सब्सटेंस के एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी और सॉल्टी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग इंडिकेटर्स को सब्सटेंस में डालेंगे तो उसमें कलर में चेंजेस आएगा, उसके कलर में चेंजेस आएगा, और उस कलर के चेंज के आधार पे, बदलाव के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि वो क्या है, एसिड है कि बेसिस है कि सॉल्ट है। वैसे इंडिकेटर्स के तौर पे जो है जनरली जो है मिथाइल ऑरेंज, नेफ्थालिन, बीटा नेफ्थॉल जिसको हम लोग कहते हैं, उसका लिटमस पेपर हो गया, रेड कैबेज हो गया, लाल बंद गोभी, या फिर आपका हल्दी हो गया, टर्मरिक, इन सब का इस्तेमाल करता है। परंतु इन सभी में जो सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स है जिसको हम लोग प्रायः लैब में या फिर किसी भी जगह पर इस्तेमाल करते हैं वो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है ठंडे रीजन में एक पौधा पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लिचेंस, लाइकेन, कॉमन तरीके में लाइकेन, कुछ लोग लाइकेन कहते हैं, कुछ लिचेंस भी कहते हैं। इन पत्तियों का जो है रस जो है एक कागज़ में, एक स्ट्रिप में डाल दिया जाता है और इस तरह से हम लोग का लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। अगर हम लोग लिटमस पेपर को किसी भी सब्सटेंस में डालें, उसके वाटर सॉल्यूशन में डालें, और अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो एसिड है। चाहे लिटमस पेपर का कोई भी कलर हो, अगर वो रेड है डालेंगे और रेड ही रह जाएगा तो भी एसिड है। अगर वो ब्लू कलर का है, अगर हम लोग डालते हैं सब सॉल्यूशन में, अगर वो रेड हो जाता है तो एसिड है। उसी तरह से लिटमस पेपर को अगर किसी वैसे सॉल्यूशन में डाला जाए जिसमें कि उसका कलर ब्लू हो जाता है तो समझ लीजिए बेसिस है, और अगर कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है, कलरलेस रह जाता है या फिर वाइट हो जाता है तो समझ लेना है वो सॉल्ट है। मतलब लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है, और आपका जो सॉल्टी सॉल्यूशन होता है उसमें कलरलेस या फिर वाइट कलर देता है। तो इस तरह से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर सॉल्टी है। तो दो तरीका हो गया, जो खाने लायक चीज़ है उसको खाइए, खट्टा लगेगा तो एसिड है, तीता या तीखा लगेगा तो बेसिस है, और अगर स्वाद में नमकीन हो तो सॉल्ट है। लेकिन जो खाने लायक चीज़ नहीं है और उसके बारे में भी हम लोग जानना चाहते हैं कि वो एसिड है या फिर बेसिस है और सॉल्ट है, तो फिर हमको उसके लिए जो है इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स को जब हम लोग उस तरह के सब्सटेंस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और उस चेंज इन कलर के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिस है या फिर सॉल्टी है। अगर जो है एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें हमको रेड कलर मिलेगा, अगर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो कोई भी इंडिकेटर डालें हमें ब्लू कलर मिलेगा, और अगर सॉल्टी नेचर का रहेगा और अगर हम लोग उसमें डालेंगे तो हमें जो है उसमें कलरलेस या फिर वाइट मिलेगा। इस तरह से जो है हम लोग इंडिकेटर्स के आधार पे भी जो है सब्सटेंस के एसिडिक, बेसिक या फिर सॉल्टी नेचर का पता आराम से लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंडिकेटर्स या फिर सिर्फ स्वाद के आधार पे हम लोग एसिड को पहचाने और लैब में वर्क करें तो इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए भी जो है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने जो है अपना अपना राय दिया, और उसमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन राय है जो आपके लेवल के लिए जरूरत है उसको हम लोग जानेंगे। ये राय, ये आइडियाज दिया गया था आर्हेनियस के द्वारा। आर्हेनियस को हम लोग फादर ऑफ एसिड, बेसिस और सॉल्ट भी कहते हैं। तो आर्हेनियस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एसिड, बेसिस या फिर सॉल्ट। आर्हेनियस ने कहा था, क्या कहा था ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं अपना टॉपिक का नाम लिख देता हूं। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और इसके बारे में मैंने अभी तक काफी कुछ बता दिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्हेनियस, जिसको कि हम लोग फादर ऑफ एसिडिक, बेसिक और सॉल्टी कहते हैं। उसने क्या कहा था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। मतलब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आर्हेनियस थ्योरी के बारे में।
क्या कहा था आर्हेनियस ने एसिड के बारे में? एसिड के बारे में आर्हेनियस ने कहा था एसिड आर द सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। वेरी सिंपल, एसिड वे सब्सटेंस है जो पानी में डिजॉल्व होते हैं और हाइड्रोजन आयन को या फिर हाइड्रोनियम आयन को लिबरेट करते हैं, तो वही एसिड होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको मैंने पानी में डाला, पानी मतलब एक्वस, दैट इज द वाटर, लैटिन नेम है पानी का एक्वा, एक्वस, उसमें डाला और डालने के बाद अगर हमको जो है H3O+ जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं या फिर H+ आयन, ये दोनों चीज अगर लिबरेट होता है तो हम समझ लेंगे कि वो एसिड है। मतलब सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन वाटर, याद रखिएगा इसमें एक चीज है वाटर, डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, दैट आर द एसिड। वो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने के उपरांत हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करे तो एसिड है। याद कर लीजिए, एसिड आर द सब्सटेंस, एसिड वे पदार्थ हैं विच डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिजॉल्व होते घुलते हैं, एंड लिबरेट्स या प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, और डिजॉल्व होने के बाद जो है वे हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करते हैं, त्याग करते हैं, वो एसिड है। ऐसा कहा था हाइड्रोजन आयन को आधार बनाते हुए आर्हेनियस ने एसिड के बारे में। चलिए हम लोग कुछ एक उदाहरण देखते हैं। जैसे HCl को पानी में डालें तो लिबरेट करता है, उसी प्रकार से H2SO4, H3PO4, HNO3, HBr इत्यादि हैं जो कि एसिडिक है। आप अगर इनके फॉर्मूला को देखेंगे तो आप आराम से पहचान सकते हैं एसिडिक है या नहीं है। देखिए जितने भी मैंने सब्सटेंस का नाम लिखा, जैसे ये हाइड्रोजन सल्फेट है, इसमें देखिए ध्यान से, इसके आगे में H है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन फॉस्फेट है H3PO4, इसमें भी देखिए आगे में H है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर मैंने लिखा HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसका भी अगर आगे में देखें तो इसके पास भी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसके भी आगे में H है। मतलब केमिकल फॉर्मूला अगर लिखेगा एसिड का, अगर वो इनऑर्गेनिक एसिड रहे तो आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसके आधार पे आप जो है एसिड को सिर्फ देख करके पहचान सकते हैं कि वो एसिड है या फिर नहीं है। यहां पर मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो है आपको प्लांट और एनिमल से मिलेंगे। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, बहुत वीक होते हैं। यही वजह कि हम लोग खा पी लेते हैं। जैसे टमाटर खा रहे हैं तो ऑक्जेलिक एसिड खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, दही खा रहे हैं तो आप लैक्टिक एसिड खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं तो मैलिक एसिड खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, ग्रेप्स खा रहे हैं तो टार्टरिक एसिड खा रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो है प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। ये बहुत वीक होते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम लोग इसको आराम से खा पी लेते हैं। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हम लोगों को मिनरल से, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं, अगर वो हमारे बॉडी में गिर जाए तो उस भाग को जला देगा, उस भाग को गला देगा, वो नुकसानदायक होते हैं। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग को डिफरेंसेस भी मिल गया ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में। इनऑर्गेनिक एसिड जनरली स्ट्रांग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वीक होते इसलिए हम लोग खा पी लेते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रांग होते इसलिए उसको हम लोग खा पी नहीं सकते हैं। उसके बाद में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उसमें जो हाइड्रोजन रहेगा ना वो नाम के पीछे तरफ रहेगा और उसका नाम थोड़ा अटपटा टाइप का रहेगा। मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, एडिपिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाम अटपटा रहेगा और उसमें हाइड्रोजन आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक एसिड का नाम पढ़िएगा ना फॉर्मूला, तो आपको हाइड्रोजन वर्ड सुनाई देगा और फॉर्मूला में दिखाई भी देगा। जैसे हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बाइड। उसी तरह से जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन बाइसल्फेट,
मतलब हाइड्रोजन वर्ड आपको सुनाई देगा और फॉर्मूला में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लोग कॉमन सेंस लगा करके भी जो आराम से पहचान सकते हैं कि वो एसिड इनऑर्गेनिक है या फिर ऑर्गेनिक है। ये तो हो गई एसिड के बारे में छोटी सी जानकारी। चलिए हम लोग फिर से आते हैं थोड़ा सा बैक होते हुए बेसिस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिस आर द सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसा मैंने बताया नहीं, तभी बता रहा हूं। बेसिस को अगर आप खाएंगे तो आपको स्वाद में थोड़ा सा तीता लगेगा। बीटर गार्ड, चिली, नीम के पत्तियां, ये सभी उसके उदाहरण है। बेसिस में अगर बेसिस के सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। रेड कलर का लिटमस डुबाएंगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू को डुबाएंगे तो ब्लू ही रह जाएगा, और कलरलेस लिटमस पेपर रहे उसको डुबाएंगे तो भी ब्लू कलर का हो जाएगा। ये हो गई हमारा लिटमस पेपर टेस्ट बेसिस के बारे में। लेकिन आर्हेनियस ने भी बेसिस को पहचानने का एक कंसेप्ट दिया लैब में। वो कॉन्सेप्ट था कि बेसिस आर द सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस वही सब्सटेंस है जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद, पानी में घुलने के बाद आपको OH माइनस आयन देगा। OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस को हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे सपोज दैट हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। जैसे आप इसमें डालेंगे तो आपको Na+ और OH माइनस मिलेगा। ये OH माइनस कहां से आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिस है। ये कंसेप्ट आर्हेनियस ने बताया था। बेसिस का अगर आप फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको अंत में OH दिखाई देगा, OH माइनस दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूं KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड, FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। इन सब में देखिए आपको OH दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला लिख रहे बेस का, समझ लिए लास्ट तरफ OH दिखाई देगा। एकदम सीधा दिमाग लगा देना कि बेसिस है। और जब आप इसका नाम पढ़िएगा तो आपको हाइड्रोक्साइड वर्ड सुनाई देगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड इत्यादि। तो अगर फॉर्मूला में OH दिखाई दे लिखने बाद, और अगर नाम पढ़े हाइड्रोक्साइड सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि ये भी हमारा बेसिस है। और ये कंसेप्ट दिया गया है आपका आर्हेनियस के द्वारा कि इन सब्सटेंस को अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व कराएंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, OH माइनस आयन देगा। प्राय जब आप बेसिस के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक वर्ड सुनाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्काली, जिसको हम लोग हिंदी में क्षार भी कहते हैं। ये होता क्या है? अल्काली बेसिस ही है, लेकिन ये वैसे बेसिस है जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सभी बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए सभी बेसिस अल्काली नहीं है। वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होता है उसे ही हम लोग अल्काली कहते हैं। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, विच डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी अल्काली। मीन्स ऑल अल्काली आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्काली, क्योंकि सभी बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जो डिजॉल्व होते हैं उसे हम लोग अल्काली कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका बेसिस के बारे में, जो कि आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था कि वो डिजॉल्व होगा पानी में और OH माइनस लिबरेट करेगा। अब मेरा बच गया तीसरा टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट। शुरू में ही मैंने बताया कि खाइएगा तो आपको नमकीन स्वाद मिलेगा, जैसे नमक कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो ईटिंग सॉल्ट है जो हम लोग हर रोज घर में खाते हैं। हालांकि ये प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अगर हम लोग उसको समुद्री पानी से निकालते हैं तो उसमें आयोडीन की भी थोड़ी सी मात्रा रहती है, जो कि हमारे दिमाग को एक्टिव करने में इस्तेमाल होता है। और ये आयोडीन की मात्रा का अगर हम लोग सेवन नहीं करेंगे, तो आयोडीन को नहीं लेंगे, तो आपको ग्वाइटर, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में गलकंठ कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। आप लोग देखें कभी कभी किसी व्यक्ति का कि गले के पास में मांस फूल जाता है,
वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। सॉल्ट में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसको ग्वाइटर या फिर गलकंठ नाम की बीमारी हो जाती है। इसीलिए हम लोग जो भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आपका सी सॉल्ट है, मतलब समुद्र के पानी से प्राप्त किया गया है, तो उसमें आयोडीन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आयोडीन जो है समुद्री घास में पाया जाता है। चलिए, एक तो हो गया कॉमन थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करके। तो सॉल्ट के बारे में जैसा कि मैंने कहा था कि वो सॉल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं। किसी भी सॉल्ट को अगर चखें और स्वाद तो नमकीन होगा ही होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोग सभी तरह के सॉल्ट को चख ले। कुछ पॉइजनस भी होते हैं, उसको चखना संभव नहीं है। तो फिर हम कैसे पता लगाएं? तो तुरंत यहां पर हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स और जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर्स है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर को अगर आप सॉल्ट में डिजॉल्व कराएंगे ना, तो कोई भी कलर का लिटमस रहे वो कलरलेस या फिर व्हाइट हो जाएगा। रेड को डुबाएंगे तो उसका कलर गायब हो जाएगा, ब्लू को डुबाएंगे तो भी उसका कलर गायब हो जाएगा, और कलरलेस को डुबाएंगे तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होता। तो इस तरह से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर्स है वो कैसा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। वो अगर इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्यूशन में डुबाने के बाद में वो कलरलेस और व्हाइट हो रहा है, मतलब सॉल्ट है। अगर सॉल्यूशन में डुबाएं वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एसिड है। और अगर सॉल्यूशन में डुबाने के बाद वो ब्लू कलर का हो जाता है, मतलब बेसिस है। तो इस तरह से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। और सॉल्ट के बारे में फादर ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट मतलब आर्हेनियस ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया। इसने कहा था सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट आर द सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर नाइदर प्रोड्यूसेस H+ नॉर प्रोड्यूसेस OH-। सॉल्ट वैसे सब्सटेंस है जिसको अगर पानी में डिजॉल्व कराएंगे तो न तो आपका हाइड्रोजन आयन निकलेगा, न तो हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। सॉल्ट को पानी में डुबाएंगे तो न तो हाइड्रोजन मिलेगा, न तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। वो हाइड्रोजन का भी प्रॉपर्टी नहीं देता है, हाइड्रोक्साइड का भी प्रॉपर्टी नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर सोडियम क्लोराइड को हम लोग पानी में डालेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होकर के आपका बनाएगा Na+ और Cl-। आपने इसको डिसोसिएट कराया तो आपको मिला सोडियम+, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। आपको यहां पर हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन न तो दिखाई दे रहा है, न तो लिखा हुआ ही है। तो इंडिकेट करता है कि ये सॉल्ट है। कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग सॉल्ट का, जैसे पोटासियम ब्रोमाइड, K2SO4 पोटासियम सल्फेट, Al2SO4(3) एल्यूमिनियम सल्फेट। उसके बाद हो गए जैसे KCl पोटासियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये सभी सॉल्ट है। इसको अगर पानी में डालेंगे, डिजॉल्व कराएंगे, न तो आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा, न तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये जनरल कंसेप्ट हो गया सॉल्ट के बारे में। अब यहां पर कुछ और चीज हम लोगों को जानना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरली जो है सीबीएसई में जो है आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो याद रखना है वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपको सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि एसिड और बेस को अगर हम लोग मिला देंगे ना आपस में, तो सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। और एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी और बेस अपना बेसिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा और नए सब्सटेंस के रूप में, नए प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट और वाटर बनाएगा। मतलब वो न्यूट्रल कैरेक्टर का हो जाएगा। इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदाहरण के तौर पे अगर हाइड्रोजन क्लोराइड ये एसिड है में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना, तो रिएक्शन होने के बाद हमको मिलेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर।
अब ये देखिए, हमने डाला हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एसिडिक है, में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिस है। ये एसिडिक कैसे है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। ये बेसिस कैसे है? क्योंकि इसके पास OH है। जब दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो जो नया प्रोडक्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। इस सोडियम क्लोराइड में न तो एसिडिक गुण है न तो बेसिक गुण है, इसलिए क्या हो गया? आपका सॉल्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है मोस्ट कॉमन आपका प्रॉपर्टी जो है एसिड और बेसिस, जो कि आपके CBSE में प्राय पूछे जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग जान लिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दैट इन विच एसिड रिएक्टेड विथ बेसिस एंड आफ्टर रिएक्शन फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, एंड in these reactions acid after reactions loses its acidic property and basis after reactions loses its basic property and finally makes salt and water। तो ये हो गया मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर एक कॉमन चीज हम आपको बताना चाहेंगे पानी के बारे में, पानी जो कि डिमेरिट भी है आर्हेनियस थ्योरी के बारे में। आर्हेनियस थ्योरी को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, चाहे एसिडिक के बारे में या फिर बेसिक के बारे में, ये सॉल्ट के बारे में, तो आपका जो सबसे इसेंशियल सब्सटेंस हो जाता है वो होता है वाटर। आर्हेनियस ने कहा था एसिड के बारे में, एसिड आर द सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, यहां पर वर्ड दीजिए डिजॉल्व इन वाटर, माना बिना पानी में घोले आप प्रॉपर्टी नहीं बता पाएंगे। बेसिस के बारे में कहा था बेसिस आर द सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, माना पानी चाहिए ही चाहिए। तो आर्हेनियस थ्योरी का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, वो है आपका पानी। बिना पानी का हम लोग आर्हेनियस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर पूछेगा व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के क्या अवगुण है, तो आपको सीधा सीधी कह देना है कि आर्हेनियस थ्योरी कैन बी अप्लाइड ओनली इफ एंड ओनली इफ वी आर यूजिंग टू वेरीफाई एसिड एंड बेसिस वाटर। वाटर इज इसेंशियल, सबसे शॉर्टकट में बोल दिए वाटर इज इसेंशियल, वाटर जरूरी है। बिना पानी का, विदाउट वाटर जो है आर्हेनियस थ्योरी नॉट वर्क। बिना पानी का आर्हेनियस थ्योरी काम नहीं करेगा, वाटर काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए जो है आर्हेनियस थ्योरी का डिमेरिट है वाटर। अब हम लोग वाटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाटर क्या है? वाटर एसिडिक है कि बेसिक है कि सॉल्ट है? तो अगर आप जो है वाटर का जो है डिसोसिएशन कराएंगे, माने इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, जब इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर टूट जाएगा। सॉरी, यहां पर मैंने फॉर्मूला गलती लिखा है। हाँ, वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वाटर को अगर आप तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो है हम लोग करंट पार करके जो वाटर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर डिसोसिएट कर जाएगा। ये डिसोसिएट करेगा H+ में और OH- में, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। वाटर को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा H+ में या फिर OH- में। और डिसोसिएशन के बाद जो है ये H+ का जो कंसंट्रेशन और OH का जो कंसंट्रेशन हो तो दोनों सेम होता है। मतलब जितनी क्वांटिटी H+ का उतनी ही क्वांटिटी OH- का रहता है। इसे हम लोग आयोनिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद में जो है आपको H+ मिलेगा और OH- मिलेगा, और जितना कंसंट्रेशन H+ का रहेगा उतना ही जो है OH- का रहेगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन चूंकि सेम रहता है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वाटर जो है आपका एसिडिक है या फिर बेसिस है। तो फिर ये है क्या? ये न्यूट्रल कैरेक्टर का होता है। वाटर जो है न्यूट्रल कैरेक्टर का है, ये न तो एसिड है न तो बेसिस है, ये न्यूट्रल कैरेक्टर का होता है। और अगर इसमें हम लोग कोई सब्सटेंस को डालें और सब्सटेंस को डालने के बाद अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा जिसको हमने डालने हैं। लेकिन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ करके अगर OH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो सब्सटेंस जिसको हमने डाला वो बेसिक प्रॉपर्टी का होगा। लेकिन अगर कोई बाहरी पदार्थ पानी में मिलाते हैं और उसमें डालने के बाद जो है H+ के और OH- के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि जिस सब्सटेंस को मैंने डाला है वो आपका सॉल्टी नेचर का होता है। तो यही इसलिए जो है वाटर जो है आर्हेनियस थ्योरी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सब्सटेंस को पहचानने में।
वाटर के बारे में जैसा कि मैंने बताया, इसमें हाइड्रोजन आयन और OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम होता, वॉल्यूम सेम होता। एसिड रहेगा तो H+ का वॉल्यूम बढ़ेगा, बेसिस रहेगा तो OH माइनस का वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर सॉल्टी रहेगा तो दोनों में से किसी के भी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग पता लगा सकते हैं कि डाला गया सब्सटेंस एसिडिक था या फिर बेसिक था या फिर सॉल्टी था। ओके, यहां पर एक वर्ड और आप लोगों को बता देना चाहेंगे, आप लोगों को डिस्कशन के लिए जरूरत है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। स्ट्रेंथ माना ताकत। कैसे जानेंगे कोई सब्सटेंस कितनी ज्यादा एसिडिक है और कितनी कम एसिडिक है, या फिर कितनी ज्यादा बेसिक है या फिर कितनी कम बेसिक है। इसके लिए सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने एक स्केल दिया था जिसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। सोरेनसन, याद रखिएगा, सोरेनसन ने जो है एक स्केल दिया था, सोरेनसन स्केल, जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है आपका कितना ज्यादा एसिडिक है। इसके लिए अपने स्केल में इसने जो है टोटल जो है 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अपने स्केल को उसने 14 पार्ट में बांट दिया, और उसने कहा कि 7 जहां पर है वो होगा न्यूट्रल, और 7 से बिलो जो होगा वो होगा एसिडिक, और 7 से एबव 14 तक ये हो जाएगा आपका बेसिक। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 7 से कम हो गया एसिडिक, 7 से ज्यादा हो गया बेसिक, और 7 रहेगा तो न्यूट्रल। तो अब याद रखिए 7 से थोड़ा कम है 6, मतलब कम एसिडिक। उससे थोड़ा और कम है 5, मतलब ज्यादा एसिडिक। तो आप किसी भी सब्सटेंस का पीएच निकालते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, और उसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि सॉल्टेड। अगर 7 से कम आ रहा है तो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा आ रहा है तो बेसिक है। जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। ये स्केल जो है सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। वैसे स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए जो है हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स तो जानते हैं, ये बताता है हम लोगों को कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि सॉल्ट है, लेकिन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, कितना सॉल्ट है, ये इंडिकेटर्स नहीं बताता है। तो वैसे केसेस में अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, हम लोग जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है अलग अलग पीएच रेंज में अलग अलग कलर देता है, रेड देगा। जैसे कि मान लीजिए 7 से आप यहां पर आ रहे तो इस जगह का कलर कुछ और रहेगा, यहां आ रहे तो कुछ और रहेगा, यहां आ रहे कुछ और रहेगा, यहां आ रहे तो कुछ और रहेगा। तो अलग अलग रेंज पे अलग अलग कलर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि जब आप फेयर लवली का क्रीम खरीदिएगा तो उसमें देखिए अपना गोरापन चेक करने के लिए वहां पर एक स्ट्राइप का इंडिकेटर्स रहता है, हल्का ब्लैक, उससे थोड़ा कम ब्लैक, उससे थोड़ा कम ब्लैक, फिर हल्का सा ज्यादा गोरा, हल्का सा ज्यादा गोरा, फाइनल ज्यादा गोरा। आप अपने स्किन से मैच कराइए, जिस जगह पर मैच करिए आप अंदाजा लगा लीजिए आपकी काले रंग के श्रेणी में आता है या फिर गोरे रंग के श्रेणी में आता है। जस्ट उसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को आप किसी सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो आपको कलर मिलेगा। उस कलर के आधार पे आप बता सकते हैं कि वो कलर यहां से यहां तक में किस रेंज में है। जिस रेंज में आता है उस रेंज पे आप उस कलर को मैच कराइए और पता लगा लीजिए कि वो आपका ज़्यादा एसिडिक है या फिर कम एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है या फिर कम बेसिक है। इस तरह से हम लोग सब्सटेंस को पहचान सकते हैं। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में संक्षेप में लेकिन पूरी और बहुत बड़ी जानकारी ले ली होगी। और आज का क्लासेस आपको एसिड, बेस और सॉल्ट को पहचानने में और सब्सटेंस को एक नए तरीके से क्लासिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहेगा। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी क्लासेस आप सभी को पसंद आ रही है और आप कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, नए नए तरीके से, आसान तरीके से सीख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को साइंस विद धीरेन्द्र को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान का ये जो दायरा है वो सिर्फ हमारे तक और आपके तक सीमित न रहे, ये दूर दूर तक सभी तक फैले और हम अपने भारत को जो है इस विश्व की धरा पर जो है, इस संपूर्ण विश्व में जो है
एक गुरु बना करके प्रस्तुत कर सकें कि हम भी किसी से कम नहीं। हमारे देश के छोटे से छोटे बच्चे चाहे किसी भी जगह के हो, चाहे गरीब इलाके के हो, चाहे शहरी इलाके हो, ग्रामीण के हो, चाहे शहरी क्षेत्र के हो, वो जो है विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे हैं और एक अच्छी सी जानकारी रखते हैं। धन्यवाद।